सुबह 6:30 बजे निरुपमा होटल के मैनेजर हरिश्चंद्र होर उठे और घड़ी देखी। वो धड़ाम से बिस्तर पर बैठ गया। आज बहुत देर हो गई है, उसने पुकारा। गुनाधर। तकमा वर्दी पहने सरदार खान समा गुनाधर आकर खड़े हो गए। शीर्णकांति एक बहुत ही कर्मकुशल और चौकस व्यक्ति है जो होटल के हर विवरण पर ध्यान देता है। हरिश्चंद्र ने उनसे पूछा, बेटी दिया गया है? गुनाधर ने कहा, जी हाँ, तीसरी मंजिल में सभी ने चाय पी ली, लेकिन जब मैंने दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 2 पे दस्तक दी तो मुझे कोई जवाब नहीं मिला। हरिश्चंद्र ने कहा, दूसरी मंजिल पर नंबर 2 राजकुमार, 15 मिनट बाद फिर से दस्तक देना। बाजार कौन गया है? जनरल के साथ सरकार साहब गए हैं। ठीक है, मेरे लिए चाय लाओ। हरिश्चंद्र उठकर बगल के बाथरूम में घुस गया। निरुपमा होटल गोरियाहाट में रासबिहारी एवेन्यू और चौराहे से ज्यादा दूर नहीं है। भले ही ये एक देहाती होटल है, लेकिन इसका रवैया थोड़ा विदेशी ठाट बाट के है। नौकर खनसामा की तरह तकमा वर्दी पहनते हैं, द्वारपाल सेनापति की तरह कपड़े पहनते हैं, सुबह और दोपहर सामने के दरवाजे के सामने खड़े होते हैं और योग्य व्यक्ति का स्वागत करते हैं। 3 मंजिला मकान के प्रत्येक मंजिल पर 8 कमरे, नीचे के 2 कमरे मैनेजर के, बैठक कक्ष और कार्यालय, टेबल और कुर्सियों से सुसज्जित डाइनिंग रूम, रसोई घर, पैंट्री, नौकरों का कमरा, स्टोर रूम आदि है। होटल में देसी और विदेशी दोनों तरह का खाना मिलता है। आप जितना चाहे उतना खा सकते हैं। होटल शुल्क विदेशी होटलों की तुलना में कम है, लेकिन सामान्य देसी होटलों की तुलना में अधिक है। होटल छोटा है, इसीलिए ज़्यादातर समय भरा रहता है। मध्यम वर्ग के मेहमान यहाँ आते हैं। आधे घंटे के बाद हरिश्चंद्र बाथरूम से बाहर आए, कपड़े पहनकर। दोहरा आकार के आदमी है, इसीलिए कोट पैंट पहनने से अच्छा दिखता है। उम्र लगभग 45। ज्ञान और आंखों की दृष्टि में पारिवारिक बुद्धिमत्ता देखने को मिलता है। गुनाधर टेबल पर चाय नाश्ता लेकर खड़ा था। हरिश्चंद्र खाना खाने बैठ गया। मक्खन और 2 आधे उबले अंडे के साथ चाय टोस्ट। भोजन के समय हरिश्चंद्र कुछ नहीं बोलते। 5 मिनट में नाश्ता खत्म किया। मुंह पोंछते हुए बोले, राजकुमार बाबू का और कोई खबर लिए थे? गुनाधर ने कहा, जी, इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। हरिश्चंद्र ने भौहें सिकोड़ ली। फिर वो उठकर ऑफिस रूम चला गया। उसने दराज से चाबियों का एक गुच्छा निकाला और अपनी जेब में रख लिया। चलो देखते हैं। हालांकि ये फाल्गुन का महीना है, फिर भी सुबह 7 बजते ही दिन चढ़ गया है। कोलकाता के रसोई घरों में, भोजन कक्ष में नौकर नौकरानियों की गतिविधि बढ़ गया है। 8 बजे मेहमानों को नाश्ता कर लेना चाहिए। हरिश्चंद्र ने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पीछे से गुनाधर से पूछा, कल क्या राजकुमार बाबू रात को घर पर थे? गुनाधर ने कहा, जी था। रात 9:30 बजे मैंने उन्हें अपने हाथों से डिनर पहुंचा दिया था। रात को मेन गेट कब बंद होता था? आप 11 बजे वापस आए तो फिर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया था। 2 मंजिल पर एक पंक्ति में 8 घर, सामने लंबा बैल्कनी। कमरे का नंबर सीढ़ियों के सामने से शुरू होता है। सभी दरवाजे हल्का खुला है। हरिश्चंद्र ने कमरा नंबर 2 के सामने खड़े होकर थोड़ा जोर से दरवाज़ा खटखटाया। किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर हरिश्चंद्र ने पुकारा, राजकुमार बाबू। इस बार कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। हरिश्चंद्र ने चिल्लाकर कहा, राजकुमार बाबू। फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर हरिश्चंद्र ने दरवाजे का हैंडल घुमाया, लेकिन हैंडल नहीं मुड़ा। दरवाजे पर यह लॉक लगा हुआ था। जब तक चाबी नहीं घुमाई जाती, दरवाज़ा बाहर से नहीं खुलेगा।
हरिश्चंद्र ने अपनी जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला। इस समय 2 नंबर कमरे के दोनों ओर से दरवाजा खुल गया और 2 सिर कमरे के बाहर झांका। नंबर 1 से जिसने झांका वो एक बुजुर्ग महिला है। पूछा, क्या हुआ? कमरा नंबर 3 से एक अधेड़ उम्र के आदमी ने आवाज लगाई। बोले, मैनेजर बाबू, मुझे बुखार है, जल्दी डॉक्टर भेजो। महिला बाहर आई और बोली, मैं डॉक्टर हूँ। वो हरिश्चंद्र के पास से गुजरकर कमरा नंबर 3 के सामने चला गया। 3 नंबर के निवासी सचितोष सान्याल ने बड़ी बड़ी आंखों से डॉक्टर को देखा, फिर दरवाजों से हटकर बोले, आइए। हरिश्चंद्र ने गुच्छे में से एक चाबी चुनकर ताले में लगा दी। दरवाजा थोड़ा सा खुलकर अंदर देखा। वो एक पल के लिए स्थिर खड़ा रहा, फिर उसने दरवाजा फिर से बंद कर दिया। बैल्कनी पर कोई नहीं है। हरिश्चंद्र ने इधर उधर देखा और धीमी आवाज में गुणधर से कहा, गुणधर, तुम यही रहो, कहीं मत जाओ, मैं अभी आता हूँ। उसकी आवाज दबी हुई उत्तेजना की फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। वो लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। कमरा नंबर 3 में महिला डॉक्टर शोभना रॉय ने मरीज सचितोष सान्याल के बिस्तर पर लिटाया। उनका तापमान लिया, उनकी नब्ज जांची, उनकी जीभ की जांच की। फिर उसने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी ठंड लग गया है, 2 एस्पिरिन की गोलियां लीजिए और सो जाइए। सचितोष ने कहा, कितना बुखार है? 99। शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। वो कुछ भी नहीं है, 2 राश के समय अचानक ठंड लग जाता है। मैं एस्पिरिन की गोलियां भेज रहा हूँ। आपकी फीस कितनी है? फीस देने की जरूरत नहीं। शोभना रॉय तीसरे नंबर से बाहर आई और देखा कि गुणधर नंबर 2 के सामने खड़े हैं। उन्होंने पूछा, इस कमरे में क्या हुआ है? गुणधर ने सिर्फ सिर हिलाया। शोभना बिना कोई और प्रश्न पूछे अपने कमरे में दाखिल हो गया। नीचे हरिश्चंद्र तब अपने ऑफिस रूम से पुलिस को बुला रहे थे। जल्दी आ जाइए, खून हुआ है। सत्यान्वेषी ब्योमकेश कल रात इंस्पेक्टर राखाल सरकार के घर पर निमंत्रण पे आया था। सरकार महाशय दक्षिण कलकत्ता के एक पुलिस स्टेशन के अधिकारी थानेदार है। ब्योमकेश से उनका परिचय तब हुआ जब उन्होंने कायातला में जमीन खरीदी और घर बनाना शुरू किया। जान पहचान धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। हालांकि सरकार महाशय एक पुलिस होते हुए भी बहुत मिलनसार और सहृदय व्यक्ति हैं। उम्र में ब्योमकेश से थोड़ा छोटा, इसीलिए दोस्ती के साथ भरपूर सम्मान भी मिला हुआ था। अजीत भी ब्योमकेश के साथ निमंत्रण खाने आए थे। गप्पे बातें देर रात तक चलती रही। रात बीत गई लेकिन बातचीत खत्म नहीं हुई। खाने पीने के बाद अजीत को उठकर बैठते देख राखाल बाबू ने कहा, ब्योमकेश भैया, अब कम से कम आज रात यही रुक जाइए। कल सुबह गृह कार्य निगरानी के बाद घर लौट जाना। ब्योमकेश ने कहा, बुरा नहीं है। अजीत, तुम आज वापस जाओ, मैं कल फिर काम देखकर लौटूंगा। अजीत चला गया। कलकत्ता शहर में एक एरिया से दूसरे एरिया पर जाना विदेश यात्रा के समान है। ब्योमकेश अगली सुबह 8:30 बजे जब वो चाय नाश्ते के लिए बाहर जाने वाला था, तभी टेलीफोन की घंटी बजी। राखाल बाबू ने फोन उठाया और कुछ देर तक ध्यान से सुना। कुछ शब्द कहा, फिर फोन रख दिया और ब्योमकेश से कहा, वो पुलिस स्टेशन से बोल रहा था, मेरा इलाके एक होटल में एक खून हुआ है। थोड़ा रहस्यमय मामला लग रहा है, आप आएंगे मेरे साथ? ब्योमकेश ने कहा, रहस्यमय हत्या, मैं जरूर जाऊंगा। जब इंस्पेक्टर राखाल सरकार ब्योमकेश के साथ निरुपमा होटल पहुंचे तो पुलिस स्टेशन के 2 सब इंस्पेक्टर कुछ सहकर्मी लेकर आए और होटल पर कब्जा कर लिया। सामने मेन दरवाजे पर एक सिपाही खड़ा है। होटल वालों को
होटल में रखा गया है, बाहरी लोगों को बाहर। राखाल बाबू ने हरिश्चंद्र के ऑफिस में प्रवेश किया और देखा कि पुलिस के डॉक्टर एक काला बैग लेकर इंतजार कर रहा था। राखाल बाबू ने कहा, तो डॉक्टर आ गए हैं? क्या आप होटल के मैनेजर हैं? जी हाँ। अपने शव की खोज की? हाँ। इंस्पेक्टर सरकार और ब्योमकेश बख्शी पास पास कुर्सियों पर बैठे। राखाल बाबू ने कहा, अच्छा, आप जो जानते हैं उसे संक्षेप में बताइए। हरिश्चंद्र आज सुबह से जो कुछ हुआ वो सब बता दिया। ये सुनकर राखाल बाबू ने ब्योमकेश की ओर देखा। ब्योमकेश ने हल्का सा सिर हिलाया। तब राखाल बाबू खड़े हुए और बोले, आपने सही काम किया है। चलिए डॉक्टर, अब लाश का निरीक्षण करते हैं। हरिश्चंद्र पहले सीढ़ियों से चलकर दूसरी मंजिल पर पहुंचे। उसके पीछे राखाल बाबू, ब्योमकेश और डॉक्टर। दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 2 के सामने गुणधर की जगह एक सिपाही खड़ा है। हरिश्चंद्र ने चाबी लेकर घर खोला। फिर घर के अंदर का नजारा देखा गया। एक दरवाजे के ठीक सामने फर्श पर आदमी का शरीर दाहिने ओर मुड़ा हुआ है, लुंगी और गेंजी पहने हुए। चेहरा देखकर हैरान हो जाओगे। ये ऐसा था मानो किसी ने तेज चाकू से मुंह को टुकड़े में काट दिया हो और फिर बड़ी लापरवाही से उसे वापस जोड़ दिया हो। ये निशान ताज़ा नहीं है, ये पुराने हैं। सूखे निशान हैं जिन्होंने चेहरे को घिनौना कर दिया है। मौत का कारण कहीं और है। छाती पर कुछ खून सूख गया है। राखाल बाबू ने दरवाजे के पास से कुछ देर तक लाश का निरीक्षण करने के बाद कहा, डॉक्टर, पहले आप लाश का निरीक्षण कर लीजिए। जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो हम घर में प्रवेश करेंगे। डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ, जबकि बाकी तीनों खड़े होकर लाश को देख रहे थे। ब्योमकेश ने एक बार तिरछी नजर से हरिश्चंद्र के चेहरे की ओर देखा, लेकिन डर के अलावा कुछ नहीं देखा। बताइए जरा, ये क्या मामला है? मुझे अब बाहर जाना है, लेकिन पुलिस मुझे बाहर नहीं जाने दे रहा। इसका क्या मतलब हुआ? महिला की आवाज सुनकर तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। एक महिला को क्रोधित हालत में खड़ा देखकर राखाल बाबू ने पूछा, आप कौन हैं? हरिश्चंद्र ने परिचय कराया। वो कमरा नंबर 1 में रहती है, डॉक्टर श्रीमती शोभना रॉय। राखाल बाबू ने विनती भरे स्वर में कहा, देखिए, कल रात इसी रूम में एक सज्जन की हत्या हो गई। हमें इस होटल में मौजूद सभी लोगों से पूछताछ करनी है। पूछताछ से पहले किसी को बाहर नहीं जाने दे सकते, लेकिन निश्चित रहे, मैं बाकी सभी लोगों से पहले आपसे पूछताछ करने के बाद ही आपको जाने दूंगा। महिला के चेहरे के भाव बदल गए। उसने चिंतित आंखों से देखा और कहा, हत्या हो गई है? मेरे बगल वाले कमरे में हत्या कर दी गई? कब? किसने मारा? इंस्पेक्टर ने सिर हिलाकर कहा, अभी तो मालूम नहीं, आप अपने कमरे में जाकर बैठिए, हम अभी आते हैं। महिला झिझकी, एक बार कमरा 2 में झांका, फिर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। इतने में 2 सब इंस्पेक्टर आए। राखाल बाबू ने उनसे कहा, तुम लोग एक तीसरी मंजिल पर और एक दूसरी मंजिल पर एक एक मेहमान के नाम पता ले लो और पता लगाओ कि कल रात कौन कहाँ था। सिर्फ कमरा नंबर 1 और नंबर 3 में तुम लोगों को जाने की जरूरत नहीं, मैं उनसे पूछताछ करूंगा। दोनों सब इंस्पेक्टर चले गए। 5 मिनट बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने कहा, अब आप लोग लाश को हटा सकते हैं। राखाल बाबू ने कहा, क्या देखे? डॉक्टर ने उत्तर दिया, चाकू से मौत, चाकू या उसके समान कोई धारदार हथियार। ये हड्डी पसली के पिंजरे के माध्यम से
हृदय में प्रवेश कर गया है। ये एक पेशेवर हत्यारे का काम है। एक किताब बेदाग है। पहली बार में ही हत्या सटीक स्थान पर पहुंच गई है। मौत का समय ऑटोप्सी के बिना निश्चित रूप से कहना मुश्किल है। शायद कल रात 9 से 12 बजे के बीच। ब्योमकेश ने कहा। चेहरे पर चोट के निशान कितने पुराने हैं? 10-12 साल से कम नहीं। कितने साल होगा? चेहरा देखकर नहीं बता सकते। लगभग 40। ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ। जल्दी से लाश भेजो। मैं इसे आज काट दूंगा। रिपोर्ट कल मिल जाएगा। डॉक्टर चला गया। राखाल बाबू ने हरिश्चंद्र से कहा, आप अपने काम पर जाइए, ऑफिस में रहिए। मुझे इस कमरे की चाबी दे दीजिए। आधे घंटे बाद राखाल बाबू ने लाश को विदा कर ब्योमकेश की ओर देखा। अताकिब ब्योमकेश ने कमरा नंबर 1 की ओर उंगली से इशारा किया। उसके सवाल का जवाब पहले माहिल कर लो। महिलाओं और डॉक्टरों के अधिकार पहले। ये सही है, उसे छोड़ दो, फिर इस कमरे को देखा जाएगा। राखाल बाबू ने 2 नंबर दरवाजे की चाबी देते हुए कहा, आओ। दरवाजा खटखटाने पर नंबर 1 ने दरवाजा खोला। महिला का चेहरा उदास है। उसका कम कद वाला शरीर टांग कपड़े में अधीरता से फूटता हुआ प्रतीत होता था। उसने कहा, दारोगा बाबू, जितनी जल्दी हो सके मुझे छोड़ दीजिए। मैं अपनी नौकरी का हानि हो रहा है। मैं आपको 2-4 प्रश्न के साथ छोड़ दूंगा। राखाल बाबू ने नोटपैड और पेंसिल निकाली और पूछने लगे, आपका पूरा नाम? श्रीमती शोभना रॉय। उम्र 49। हस्बैंड का नाम? स्वर्गीय रामरतन रॉय। आप कहाँ डॉक्टरी करते हैं? बहरमपुर में। कोलकाता में क्यों आए हुए हैं? मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। मुख्य रूप से महिला रोगों का इलाज करती हूँ। मैं सेवा सदन में संपर्क में हूँ। कभी कभी आता हूँ। कलकत्ता में आपका कोई रिश्तेदार नहीं है? मेरा कहीं पर कोई नहीं है। बच्चे वगैरह? नहीं, एक लड़की थी, बहुत पहले मर चुकी है। श्रीमती रॉय का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया, फिर नॉर्मल हो गया। औरत का चेहरा सुंदर नहीं है। चेहरा गुस्सा होने पर और ज्यादा बदसूरत दिखता है। जब आप कोलकाता आते हैं तो क्या यहीं रुकते हैं? हाँ, रुकना मेरे लिए सुविधाजनक है। इस बार कब आए आप? परसों। कल रात बगल के कमरे में राजकुमार बोस नाम के एक सज्जन की हत्या कर दी गई। क्या आप उसे जानते थे? नहीं, नाम कभी नहीं सुना। पहले कभी नहीं देखे? आप आस पड़ोस के कमरे में रहती है इसीलिए पूछा। नहीं, अगर चेहरा देखा होता तो याद आता। कल रात 8 बजे के बाद आप कहाँ थे? 8 बजे मैं सेवा सदन से लौटा हूँ। मैं घर आया, हाथ मुंह धोया, कपड़े बदले और खाना खाने के लिए डाइनिंग रूम में चला गया। 9 से पहले ही घर लौट आया। फिर मैं रूम से बाहर नहीं निकली। रात में कुछ जान पाए थे? मैं 8:45 बजे सो गई थी, लेकिन बार बार नींद में रुकावट आ रही थी। पड़ोस के रूम की आवाज से नींद टूट जा रहा था। साइड वाले रूम में आवाज हो रहा था। रूम में आवाज हो रहा था कि नहीं मैंने नहीं सुना, लेकिन घर का दरवाजा बार बार खोल रहा था और बंद हो रहा था। रात तक कितना होगा? घड़ी नहीं देखा मैंने। करीब 9:30 से 10 के बीच होगा। आपने कुछ किया? क्या करती? होटल में बहुत अनजाने लोग आते रहते हैं। वो लोग दूसरे की सुविधा असुविधा के बारे में नहीं सोचते। आज सुबह आप कब जान पाए?
खून हुआ है आपके पास से सुना। सुबह नौकर बेटी देकर गया था। फिर मैं रेडी होकर जा रही थी नीचे ब्रेकफास्ट करके काम में निकलूंगी। इसी टाइम साइड के रूम में दरवाज़ा को धक्का देने चिल्लाने का शोर सुनाई दिया। निकल के देखा तो मैनेजर था। पूछने से उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर 3 नंबर रूम में आ गई। 3 नंबर रूम में क्यों गई थी आप? 3 नंबर के आदमी का तबीयत खराब हुआ था। डॉक्टर ढूंढ रहे थे, इसीलिए उसे देखने गई थी। उसको पहले से जानते थे आप? देखी थी लेकिन मुलाकात नहीं था। उसका नाम भी नहीं पता। ओह, क्या हुआ है उस आदमी को? ठंड लगने की वजह थोड़ा बुखार हुआ है। राखाल बाबू ने ब्योमकेश की ओर देखा। ब्योमकेश ने सिर हिलाकर कहा कि कोई और सवाल नहीं है। राखाल बाबू ने शोभना रॉय से कहा, अभी कोई और सवाल नहीं, आप काम पर जा सकती है, लेकिन हमें बताए बिना कलकत्ता मत छोड़िए। शोभना रॉय का चेहरे पर गुस्सा दिखा रहा था। वो बिना उत्तर दिए अपना बैग हाथ में लेकर खड़ा हो गया। कमरा नंबर 2 का दरवाजा खोलते हुए राखाल बाबू ने कहा, महिला का मिजाज कुछ सख्त है। डरी नहीं थी। संभवतः पुलिस की कार्यकलाप से परिचित है। चिकित्सक है ना? खैर चलो, उंगलियों के निशान ले ले। आइए देखें कि हमलावर ने घर में कोई निशान छोड़ा है या नहीं। कांस्टेबल हजरा, तुम नीचे जाओ और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों को भेजने के लिए हेड ऑफिस को फोन करो। सिपाही ने सलाम किया और चला गया। राखाल बाबू ब्योमकेश के साथ घर में दाखिल हुए और दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरा 10 फीट बाई 12 फीट आकार का है। एक लोहे का बिस्तर, छोटी टेबल और कुर्सियाँ, दीवार पर शीशा, उसके बगल में एक कपड़े की रैक, सिर के ऊपर एक पंखा। दोनों कमरे के बीच में खड़े हो गए और इधर उधर देखने लगे। राखाल बाबू ने कहा, क्या आपने बिस्तर देखा है? ब्योमकेश ने कहा, देखा मैंने। बिस्तर और रैक दोनों ही दस्तबिया है। बिस्तर ऐसा लग रहा है जैसे कल रात राजकुमार बोस बिस्तर पर सोए थे। बिस्तर पर चद्दर पर अभी भी थोड़ी सिलवटें हैं। तकिए पर सिर के निशान हैं। शेल्फ पर एक धोती और पंजाबी लटकी हुई है। राखाल बाबू ने कहा, क्या लग रहा है? पंजाबी चेंज करके लुंगी और गेंजी पहनकर सोए थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई होगी। जैसे ही राजकुमार ने बिस्तर से उठकर दरवाज़ा खोला, हमलावर ने बाहर से उसकी सीने में चाकू घोंप दिया। राजकुमार गिर गया, फिर नहीं उठे। हमलावर ने दरवाज़ा बंद कर लिया और चला गया। मेरा मानना है कि हमलावर घर में नहीं घुसा। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों को राजकुमार के अलावा घर में किसी और के फिंगरप्रिंट नहीं मिलेंगे। हमलावर की उंगलियों के निशान दरवाजे के हैंडल पर रहे होंगे, लेकिन अब नहीं मिलेंगे। उस पर और अधिक उंगलियों के निशान पड़ गए हैं। राखाल बाबू ने कहा, बस इतना ही, लेकिन दोष नहीं देना है। चलो कमरे की तलाशी ले। ब्योमकेश ने कहा, आप खोजिए, मैं कुछ भी नहीं छूऊंगा। इससे उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं। ठीक है, फिर आप खड़े होकर देखते रहो। राखाल बाबू ने विधिवत खोजबीन शुरू की। उसने टेबल की ड्रॉयर, पंजाबी की जेब, गद्दे के नीचे हर जगह तलाशी ले, लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिरकार उसने बिस्तर के नीचे से एक सूटकेस निकाला। घर में मृतक के पास केवल यही सामान है, उसके अलावा कुछ नहीं। चाबी सूटकेस में लगी थी। राखाल बाबू ने सूटकेस खोल ली। पता चला कि कपड़े के 2 सेट हैं। कपड़े के नीचे 10 रुपए के नोटों का एक गुच्छा और एक डायरी के आकार का छोटा सा नोटपैड है। राखाल बाबू ने कहीं वही खाता एक तरफ रखकर
सबसे पहले 10 रुपए के नोट गिने। 120 नोट यानी 1200 रुपया। उन्होंने उन नोटों को अपने जेब में रखते हुए बोले, देखने से समझ आ रहा है कि जिसने खून किया उसका पैसों का लालच नहीं है। उसने नोटबुक उठाई। वही खाते के पन्ने पर नाम लिखा है, सुकांत शोम। राखाल बाबू ने ब्योमकेश की ओर देखा। ब्योमकेश ने कहा, तो फिर राजकुमार नाम नकली है, लेकिन सुकांत शोम जैसे मैंने कहीं सुना है। मेरे दिमाग में कई घंटी बज रही है। क्या तुमने सुना नहीं? मुझे याद नहीं है। राखाल बाबू वही खाते के पन्ने पलटने लगे। हर एक पन्ने के शीर्ष पर एक शहर का नाम है, जैसे काशी, कलकत्ता, कटक। शहर के नीचे कुछ नाम और पते, संभवतः टेलीफोन नंबर। कोलकाता पन्ने पर 4 नाम लिखे हैं। लगभग हर नेम के आगे रुपयों का अंक है, जैसे मोहनलाल कुंडू 117 डी पानापुकुल लेन, श्यामाकांत लाहिरी 500 30/1 लेक कॉलोनी, जगबंधु पात्रो 400 56 राम बहादुरी लेन, लातिका चौधरी 300 17 गांधी पार्क। ब्योमकेश को वही खाता सौंपते हुए राखाल बाबू ने कहा, देखो कोई सुराग मिलता है या नहीं। मुझे संदेह है कि उस आदमी का पेशा ब्लैकमेल करना था। ब्योमकेश ने वही खाते की जांच करते हुए कहा, क्या दूसरा पेशा संभव नहीं है? उदाहरण के लिए बीमा का दलाल। मैं ये नहीं कह सकता कि ये असंभव है, लेकिन कोई बीमा दलाल को कोई खून नहीं करता। वे फेक नाम से भी नहीं घूमते। तो आप सोचते हैं राजकुमार बोस जिनको ब्लैकमेल कर रहे थे, उनमें से कोई उसे खून किया है? जिनके नाम कलकत्ते की फिरिस्ती में है, उनसे पूछे तो कितना अंदाजा लगाया जा सकता है। चलो अब तीसरे नंबर के ग्राहक से मिलते हैं। चलिए। कमरा नंबर 3 में अपने बिस्तर पर लेटे सचितोष सन्याल ने कदमों की आहट सुनकर अपना सिर उठाया। उन्होंने कहा, कौन? राखाल बाबू ने संक्षेप में कहा, पुलिस। सचितोष बाबू उठ बैठे, आंखें घुमाई और बोले, पुलिस? आप क्या चाहते हैं? राखाल बाबू ने कहा, मैं आपसे 2-4 सवाल पूछना चाहता हूँ। आप शायद जानते होंगे कि बगल के रूम में नंबर 2 में हत्या हुई है। सचितोष बाबू क्षण भर के लिए अबाक रह गए। हत्या हो गई? किसकी हत्या हुई? तीसरा घर आकार और फर्नीचर में अन्य 2 कमरे के अनुरूप है। राखाल बाबू बिस्तर के किनारे बैठ गए। ब्योमकेश कुर्सी पर बैठ गया। राखाल बाबू ने कहा, जो नंबर 2 में था वो कल रात मारा गया। उसका नाम राजकुमार बोस है। क्या आप उसे जानते थे? राजकुमार बोस? नहीं, मुझे नहीं पता था। किसने मारा? अभी इसका पता नहीं चल पाया है। तुम्हारा नाम क्या है? सचितोष सन्याल। निवास स्थान? भागलपुर। मेरा शरीर खराब है। डॉक्टर ने लेटने को कहा है। कौन सा डॉक्टर? लड़की डॉक्टर है। सर्दी हो गई, एस्पिरिन की गोली लेकर मुझे लेटने को कहा। अच्छा, क्या लड़की अच्छी डॉक्टर बनती है? होने में कोई रोक नहीं है। तुम्हें सर्दी कैसे लगी? मैं कल शाम के बाद बाहर गया था। शरीर पर सावल नहीं थी। ठंड लग गया है। रात को घर से नहीं निकले? नहीं, 9 बजे मैं डाइनिंग रूम से कमरे में आया और बाहर नहीं गया। वो सब बातें छोड़ो। आप कलकत्ता कब आए? 3 दिन हो गया।
आज वापस जाना था, लेकिन आप कलकत्ता कब क्यों आए? मेरी घी का कारोबार है। मैं गंगूराम को घी सप्लाई करता हूँ, तो कभी कभी आना ही पड़ता है। अच्छा, ठंड से निमोनिया हो सकता है? हो सकता है, लेकिन आपका नहीं होगा। आप बहुत तगड़े हैं। आपकी उम्र कितनी है? 42। ये देखते में तगड़ा लगता है, लेकिन मेरा शरीर बहुत नाजुक है। जरा से मैं ही बीमार हो जाता हूँ। बहुत भूख लगा है। कुछ खाने से बीमारी नहीं बढ़ेगी ना? गर्म दूध और रोटी खाओ। राजकुमार बोस को नहीं जानते थे? नहीं, नाम कभी नहीं सुना। ब्योमकेश ने कहा। क्या आपने कभी सुकांत का नाम सुना है? सचितोष ने कहा। सुकांत? नहीं, मेरी साला का नाम था श्रीकांत कुमार लाहिरी, मर गया है। राखाल बाबू ने पूछा, कल रात क्या तुम्हें दूसरे कमरे में कोई शोर सुनाई दिया था? आवाज? नहीं, खाना खाने के बाद मैं सो गया। पत्नी कहती है, एक बार सोने पर लूट भी जाओ तो भी मैं नहीं उठता। बगल वाला आदमी को किसने मारा गया? बंदूक से? नहीं, चाकू से। राखाल बाबू उठ खड़े हुए। आप पुलिस को बिना बताए कलकत्ता से बाहर मत जाइएगा। चलिए ब्योमकेश दा, चलते हैं। हरिश्चंद्र नीचे ऑफिस में बैठे थे। ब्योमकेश को देखा और खड़े हो गए। हताश होकर पूछा, क्या हुआ? राखाल बाबू ने सवाल का जवाब नहीं दिया और कहा, अब मैं आपके यानी होटल स्टाफ के इज़हार लूंगा। चलिए आपसे शुरू करते हैं, बैठ जाओ। तीनों लोग बैठ गए। राखाल बाबू सवाल जवाब शुरू कर दिया। आपका पूरा नाम? हरिश्चंद्र होर। आप होटल का मैनेजर है? इधर ही रहते हैं? हाँ। कितना दिन से हैं? 8 साल। मृत राजकुमार बोस के बारे में क्या जानते हैं, बताइए। हरिश्चंद्र एक मोटा खाता निकालकर बोले। राजकुमार बासु, एड्रेस आदमपुर, पाटना। पिछले 5 साल से हर साल में 2 बार वो इधर आते थे। 2 से 3 दिन रहते थे। होटल से नहीं निकलते थे। इस ऑफिस में आकर 3 या 4 दोस्तों को टेलीफोन करते थे। वो लोग आकर शाम के बाद उनसे मुलाकात करते थे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता। इस बार वो कब आए थे? परसों। टेलीफोन किए थे? परसों रात में आए थे। वो रात को टेलीफोन नहीं किए थे, कल सुबह किए थे। राजकुमार बाबू जब आता था तो उस 2 नंबर रूम में ही रुकते थे? नहीं, जब जो कमरा खाली रहता वो उस कमरे में ही रहता। राजकुमार क्या काम करता था, आपको पता है? जी नहीं। आप कल रात जरूर कमरे में ही रहे होंगे? जी, हरिश्चंद्र ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। मैं एक बार 2 घंटे के लिए बाहर गया था। मैं होटलों में रहता हूँ, लेकिन मेरा परिवार बाहर किराए के मकानों में रहता है। कभी कभी मैं उनसे मिलने जाता हूँ। कल रात मेहमानों के खाना खाने बैठ जाने के बाद मैं बाहर चला गया। फिर करीब 11 बजे वापस आया। वर्तमान में होटल का इंचार्ज कौन है? सरदार खानसामा गुनाधर गोइन। गुनाधर को एक बार बुलाइए। गुनाधर को बुलाया गया। वो आकर खड़ा हो गया। फिर सवाल जवाब शुरू हो गया। राजकुमार बोस जो खून हुआ है उसके बारे में क्या जानते हो? जी ज़्यादा कुछ नहीं जानता। कभी कभार आता था, 2-3 दिन रहकर चला जाता था। तुम्हारे साथ उसका कोई बातचीत नहीं होता था? जी बहुत कम। फरमाइश करते थे, उससे ज़्यादा नहीं। उसका देखभाल कौन करता था? जी मैं ही करता था।
सुबह बेड टी देकर जाता था, फिर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब मैं ही पहुंचा देता था। 2 मंजिल पर जो लोग रहते हैं उनका देखभाल मैं ही करता था। तीसरी मंजिल पर जो देखभाल करता था वो तो राजकुमार बाबू डिनर डाइनिंग रूम में खाने नहीं आते थे? जी नहीं। आखिरी बार आपने उसे कल कब देखा था? मैं 9:30 बजे उसे खाना देने गया, फिर 9 बजे मैं कुछ बर्तन लाने गया, तब वो जीवित थे। समझा। लेकिन वो डाइनिंग रूम में क्यों नहीं गए? मुझे नहीं पता सर, लेकिन शायद उसके चेहरे को बड़े आकार में काटा दिया गया था, इसलिए वो लोगों का सामने आसानी से नहीं आ जाना चाहता था। ऐसा हो सकता है, लेकिन लोग उनके पास आते थे? आता था सर। क्या तुम्हें पता है कल कौन आया था? मुझे नहीं पता। जनरल सिंह कह सकता है। जनरल सिंह? जी, हमारे कुली। उनका नाम रामप्रीत सिंह है, सभी उन्हें जनरल सिंह कहते हैं। जनरल सिंह को बुलाओ। भोजपुरी जवान रामप्रीत सिंह आए और सलाम किया। आंखवा शरीर है, अजीब कपड़े, बड़ी मूछें। राखल बाबू ने उसको सिर से पैर तक का निरीक्षण किया और कहा, हाँ सच में जनरल ही है। आप होटल की मेन गेट की रखवाली करते हैं? रामप्रीत ने कहा, मेरी ड्यूटी सुबह 9 से 12, दोपहर 5 से 10 बजे की है। क्या आप उन लोगों के नाम लिखते हैं जो होटल में मेहमानों से मिलने आते हैं? नहीं, ऐसा कोई आदेश नहीं है। मैं उनकी सलाम करता हूँ जो अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं। जो अतिथियों का रूम नंबर पूछते हैं उनको उनका रूम नंबर बोल देता हूँ। किसी को रोकते नहीं? जी, अच्छा कपड़ा पहने हुए रहते हैं तो नहीं रोकता, और अगर फटा हुआ कपड़ा पहने तो तब बड़ी आंखों से देखता हूँ। शाबाश। अब बोल, कल शाम के बाद दूसरी मंजिल के 2 नंबर रूम के बाबू के साथ कोई मुलाकात करने आया था? जी, आया था। 2 जन मर्द और 1 औरत। रात को 9:30 बजे आए थे वो औरत। वो रूम नंबर पूछा, दूसरी मंजिल पर चला गया। 5 मिनट बाद वो वापस भी चला गया। उसका उम्र कितना होगा? 20-25 होगा हुजूर। गोरी, पतली, लंबी बदन, आंखों में चश्मा थी। अच्छा, फिर 9:30 बजे आए एक मर्द, वो भी घर का नंबर लेकर ऊपर गया। 5 मिनट बाद वापस लौट गया। उसका शकल दुबला, मुछ दाढ़ी है थोड़ा थोड़ा। उसके बाद 9:45 बजे एक और मर्द आए, मोटा ताज़ा शरीर, शुद्ध बंगाली बाबू। वो भी ऊपर जाकर 5 मिनट ही थे। फिर मेरे ड्यूटी के वक्त कोई नहीं आया हुजूर। जनरल रामप्रीत सिंह के शक्ल सूरत जितना भी मोटा क्यों ना हो, उसका मेमोरी बहुत शार्प है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राखाल बाबू खुश होकर बोले, बहुत अच्छा, तुम अब आराम करो जाकर। जनरल सल्यूट करके चला गया। राखाल बाबू ने जेब से 1200 रुपये निकाले और हरिश्चंद्र को देते हुए कहा, अभी इतना पैसे आपके पास रखिए, मृतक के सूटकेस में इतना पैसा पाए गए हैं। ये पैसे के लिए एक रसीद दीजिए। कमरे में एक लोहे का सिंदूक था। हरिश्चंद्र ने सिंदूक में नोट रखे और रसीद लिखा और ब्योमकेश ने पोहे चढ़ाकर बैठ गया। तब तक 2 सब इंस्पेक्टर नीचे उतरकर खड़े हो गए थे। राखाल बाबू ने उनसे पूछा, क्या हुआ? एक सब इंस्पेक्टर ने कहा, मैं तीसरी मंजिल गया था, मैंने सबके नाम लिख दिए हैं। इन सभी ने बताया कि डिनर करने के बाद वे रात का खाना खाकर वापस रूम में आ गए और घर से बाहर नहीं निकले। उनका बात सच है या झूठ, परख किए थे? कैसे परख करें, सबका अलग अलग कमरा। लेकिन एक प्रमाण है,
रात में खाने के बाद एक नौकर तीसरी मंजिल सीढ़ी के सामने सोता है। उसको लांघकर सीढ़ी से उतरना संभव नहीं। मैंने नौकर को निपटाया। वो रात को 10:30 बजे सो गया और फिर कोई और सीढ़ियों से नीचे नहीं आया। और आप? दूसरा सब इंस्पेक्टर कहा। दूसरी मंजिल में भी यही हालत है। सबका नाम पता लिख लिया। दूसरी मंजिल की सीढ़ी पर सोने वाले नौकर ने बताया कि वो 11:30 बजे सोने गया था और फिर कमरे से कोई बाहर नहीं आया। राखाल बाबू मैनेजर से पूछे, रात को नौकर सीढ़ियों के सामने क्यों सोता है? मैनेजर ने कहा, रात को अगर किसी अतिथि का कोई ज़रूरत हुआ तो इसीलिए ये इंतज़ाम। समझा। राखाल बाबू घड़ी देखा, 12 बज गए हैं। वो ब्योमकेश से कहा, इधर का काम इतना तक ही था, चलिए अब निकला जाए। रास्ते में कहीं पर खा लिया जाएगा। किस्मत से 4 ग्राहक का घर आसपास ही है, ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा। आपका घर पहुंचने में लेट होगा। ब्योमकेश ने कहा, कोई परेशानी नहीं है, मैं अजीत को फ़ोन कर देता हूँ। वो टेलीफोन उठा लिया। हरिश्चंद्र ने बोला, अगर बुरा न माने तो अभी आप लोगों का खाने का इंतज़ाम करते हैं। राखाल बाबू हंसकर कहे, बहुत अच्छी बात है। निरुपमा होटल का खाना बहुत अच्छा होता है। लंच देसी और विदेशी खाने में कंप्लीट करके पुलिस की टीम डाइनिंग रूम से निकला। लंच देसी और विदेशी खाने में कंप्लीट करके पुलिस की टीम डाइनिंग रूम से निकला। साथ में ब्योमकेश। राखाल बाबू दूसरा सब इंस्पेक्टर से कहा, दत्ता तुम इधर रहो, ये लो 2 नंबर की चाबी। फिंगरप्रिंट की टीम अभी आएगा, कमरा खोल देना। मैं घोष को लेकर निकल रहा हूँ। आइए ब्योमकेश दा। तीनों लोग फुटपाथ पर खड़े हुए। राखाल बाबू पॉकेट से खाते निकलकर बोले, इस समय कोई घर पर मिलेगा कि नहीं कह नहीं सकता। जो भी हो, चलिए पहले जगबंधु पात्रों को देख लेते हैं। ब्योमकेश ने कहा, एक टैक्सी लाकर के 3 लोग बैठ गए। टैक्सी जगबंधु पात्रों के एड्रेस फॉलो करके राखाल बाबू ने पूछा, ब्योमकेश दा, आज आप इतना चुपचाप क्यों हैं? कुछ बोल नहीं रहे हैं। ब्योमकेश ने कहा, अभी सब सुनते जा रहा हो, अभी बात करने का समय नहीं है। समय आने पर तुम अपने कुंज में चले जाओगे। जगबंधु तेतला घर के नीचे एक प्लॉट में रहते हैं। राखाल बाबू ने खटखटाया। एक आदमी दरवाज़ा खोलकर खड़ा हो गया। कटी हुई दाढ़ी, कुबड़ी शक्ल, उम्र लगभग 40। राखाल बाबू ने कहा, आपका नाम जगबंधु पात्र है? हाँ। जगबंधु ने पुलिस की वर्दी की ओर देखकर कहा, क्या ज़रूरत है? निरुपमा होटल में राजकुमार बोस नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। जगबंधु पात्र के चेहरे पर वास्तविक आश्चर्य झलक रहा था। उन्होंने कहा, राजकुमार को मार दिया गया है? हाँ, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आइए। जगबंधु ने एक कमरे में ले जाकर बिठाया। बैठिए, मैं अभी आता हूँ। वो अगले कमरे में चला गया। लिविंग रूम छोटा और खाली है। वहाँ एक टेबल और 3 कुर्सियाँ हैं। टेबल पर टेलीफोन। ब्योमकेश ने सिगरेट जलाई और कमरे में चारों ओर देखा, लेकिन कहीं पर भी गृहस्वामी के चित्र का कोई संकेत नहीं मिला। लिविंग रूम छोटा और खाली है। वहाँ एक टेबल और 3 कुर्सियाँ हैं। टेबल पर टेलीफोन। ब्योमकेश ने सिगरेट जलाई और कमरे में चारों ओर देखा, लेकिन कहीं पर भी गृहस्वामी के चरित्र का उससे कोई संकेत नहीं मिला।
5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, जगबंधु पात्रों का कोई नामो निशान नहीं मिला। राखाल बाबू ने फिर चिल्लाकर कहा, जगबंधु, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ब्योमकेश ने हंसते हुए कहा, लगता है जगबंधु पात्रों ने घर छोड़ दिया। राखाल बाबू ने उत्तेजित होकर कहा, भाग गया है? एस घोष, चलो घर के अंदर देखते हैं। ब्योमकेश ना आ जाओ। ब्योमकेश नहीं गए। राखाल बाबू घोष के साथ अंदर चले गए। उसने देखा कि कोई नहीं है, दरवाज़ा खुला है। राखाल बाबू वापस आए और बोले, पक्षी उड़ गया। ब्योमकेश ने टेबल की दराज पहले ही खोल ली थी और एक खाता खोलकर उसके पन्ने पलटते हुए बोला, आदमी शायद घुड़दौड़ में दलाली था। राखाल बाबू ने कहा, ओह सच में? लेकिन भाग गया क्यों? निश्चित रूप से गंभीर गांठें है। अगर ये सिर्फ घुड़दौड़ होती तो वो भागता नहीं। राखाल बाबू ने थाने में फोन किया। उन्होंने भगोड़े का वर्णन किया और लोगों का बुलाया और बाकी लोगों को बुलाया। फिर उन्होंने फ़ोन रख दिया और कहा, घोष तुम यहीं रुको, हम दूसरे काम पर जा रहे हैं। जब थाने से और लोग आ जाएंगे, घर की अच्छे से तलाशी लो। तुम्हें उंगलियों के निशान तो मिलेंगे ही। तुरंत मुख्यालय भेजेंगे। वो आदमी शायद एक सजायाफ्ता अपराधी है। ब्योमकेश कुछ देर चुप रहे और बोले, मैं नहीं कह सकता। राजकुमार की मौत की खबर सुनकर वो आदमी सदमे में आ गया, लेकिन एक्टिंग तो हो सकती है। फिर मोहनलाल कुंडू के घर गए और पता चला कि श्री कुंडू कलकत्ता में नहीं है, पत्नी के साथ काशी गई है। निश्चित नहीं कि कब लौटेंगे। वहाँ से वे श्यामाकांत लाहिड़ी के घर गए, लेकिन यहाँ भी मुझे निराश होना पड़ा। श्यामाकांत घर पर नहीं है, वो ऑफिस गया है। इतना ही मालूम है कि श्यामाकांत पोर्ट कमिश्नर के दफ्तर में बड़ी नौकरी पर है। शाम से पहले वो नहीं मिलेंगे। राखाल बाबू ने सांस लेकर कहा, केवल लतिका चौधरी ही बची है। जब वो एक महिला है, उम्मीद रखती हूँ इसको घर में मिल पाऊंगा। श्रीमती चौधरी एक अलग घर में रहती है, फ्लैट में नहीं। घर छोटा है, बहुत साफ सुथरा। सामने फूलों का एक बगीचा है। घंटी बजने पर एक चश्मधारी महिला दरवाज़ा खोलती है और कहती है, आपको कौन चाहिए? मालिक घर पर नहीं है। तथा उनकी चौंकी हुई नज़र राखाल बाबू की वर्दी पर पड़ी। वो जनरल रामपीरित द्वार वर्णित महिला से मेल खाती है, लेकिन उम्र 25 नहीं ज़्यादा है, 30-32 साल की उम्र में भी, लेकिन दुबले पतले शरीर और खूबसूरत चेहरे से जवानी की झलक पूरी तरह गायब नहीं हुई है। राखाल बाबू ने कहा, आपका नाम श्रीमती लतिका चौधरी है? मिसेस चौधरी के होठ अचानक ढीले पड़ गए। वो धीमी आवाज में कहा, हाँ, क्या ज़रूरत है? राखाल बाबू ने कहा, मैं आपसे 2-4 सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं एक पुलिसकर्मी हूँ। डरा हुआ चेहरे के साथ मिसेस चौधरी ने कहा, आइए। बैठने के कमरे बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। कुर्सियाँ, सोफा, सेंटर पीस। दीवार पर एक अधेड़ उम्र के आदमी की प्रतिमा की तस्वीर टांगी हुई है। कठोर चेहरा, आंखों की क्रूर दृष्टि हर जगह दर्शक का पीछा करती है। यदि आप इस कमरे में हैं तो उस खोजी निगाह से बचने का कोई रास्ता नहीं है। ब्योमकेश और राखाल बाबू सोफे पर अगल बगल बैठे थे, जबकि श्रीमती चौधरी एक कुर्सी के किनारे पर बैठी थी और भयभीत आंखों से उनकी ओर देख रही थी।
आपके पति का नाम क्या है? तारा कुमार चौधरी। आप क्या करते हैं? इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग। आपके संतान? नहीं, हम निशांत है। नहीं, हम निसंतान है। क्या आप कल रात 9:30 बजे निरुपमा होटल गए थे? मिसेस चौधरी की आंखें चश्मे के अंदर फैल गई। मैं नहीं, मैं फिल्म देखने गया था। कल होटल के दरबान ने आपको देखा था, वो आपको पहचान सकता है। मिसेस चौधरी का मुंह सूख गया। उन्होंने होठ चाट कर कहा, लेकिन मैं फिल्म देखने गया था आलिया सिनेमा में। मैं आपको टिकट रसीद दिखा सकता हूँ। आप सिनेमा के टिकट लिए थे बेशक, लेकिन आप पिक्चर खत्म होने से पहले ही निरुपमा होटल में गई थी राजकुमार बोस के साथ मुलाकात करने के लिए। राजकुमार का नाम सुनते ही श्रीमती चौधरी का चेहरा मृत इंसान जैसा हो गया। उनका होठ डर से कांपने लगा। राजकुमार बोस? उनको मैं नहीं पहचानती। ब्योमकेश ने बंदूक की गोली की तरह पूछा। क्या सुकांत सोम को जानती हो? श्रीमती चौधरी ने ब्योमकेश की हिरनी की भांति देखा। श्रीमती चौधरी ने ब्योमकेश को हिरनी की भांति देखा, फिर दोनों हाथों से मुंह ढक लिया और रो पड़ी। ब्योमकेश ने धीरे से कहा, हम जानते हैं कि राजकुमार बोस और सुकांत सोम एक ही व्यक्ति है। वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था। कल रात 9:30 बजे आप उसे पैसे देने के लिए सिनेमा से वापस उनके घर गए थे। अब बाकी बताइए। आपको डरने की जरूरत नहीं है। मिसेस चौधरी ने कुछ देर तक सांस लेकर फिर आंखें ऊपर उठाई और टूटे हुए स्वर में बोली, मैं आपसे कह रही हूँ, कोई जानना चाहता है। आप जानते हैं, लेकिन आपके लिए मेरे पति को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। ब्योमकेश ने दीवार पर लगी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या वो आपके पति है? वो एक सख्त आदमी लगता है, लेकिन निश्चित रहे, जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो हम किसी को नहीं बताएंगे। तब श्रीमती चौधरी ने लज्जित आंखें और झिझकती आवाज से कहानी का सार बताया। श्रीमती चौधरी 12-13 वर्ष पहले जब कुंवारी थी, तब उनका स्वभाव भिन्न था। वे अपने को संस्कार मुक्त अति आधुनिक नहीं समझती थी। पिता के घर में बहुत धन था और शासन था कम। दोस्तों के साथ लतिका चक्रवर्ती बहुत मजे करते थे। वो अपना समय थिएटर फिल्में देखने में बिताती थी। उस समय फिल्मी दुनिया में सुकांत सोम नाम का हीरो था। जैसी उसकी लुक और वैसी उसका एक्टिंग था। लतिका चक्रवर्ती को उनसे प्यार हो जाता है। आम प्यार नहीं, बल्कि अटूट प्यार। उन्होंने सुकांत कुमार को बड़े स्नेह भरे पत्र लिखना शुरू कर दिया। फिर वे छिप छिप कर मिलने लगे। लतिका सुकांत से शादी करने के लिए उत्सुक थी, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि सुकांत के घर में एक पत्नी है और उसका प्यार में कमी पड़ गया। उसके पिता को अवश्य ही कुछ संदेह हुआ था। उन्होंने जल्दी से अपने बेटी का विवाह करा दिया। फिर 2 साल बीत गए। लतिका देवी के पति बहुत नेक हैं, लेकिन यौन शिथिलता पर उनका विचार बहुत सख्त है। शादी के बाद लतिका चौधरी की रोमांच की लत छूट गई। वो अपने पति को प्यार और सम्मान की नज़र से देखने लगी। हालांकि उनके कोई संतान नहीं थी, फिर भी उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहा। एक दिन अखबार में एक भयानक खबर छपी। सुकांत ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मामला कोर्ट में चला गया। हालांकि आरोपी को रिहा कर दिया गया,
क्योंकि उसने आत्मरक्षा में हत्या की थी। पत्नी ने चाकू से अटैक किया था। उसका चेहरे और पूरा शरीर चाकू से कटकर छीन भीन कर दिया था। इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए अपनी पत्नी का गला घोंट दिया। जब तक मुकदमा चल रहा था, लतिका देवी को ये डर सताता रहा कि कहीं किसी तरह उनका नाम उजागर न हो जाए, लेकिन किसी गवाह या आरोपी का नाम नहीं लिया। तब जाके उनको राहत मिली। इसलिए 2-3 साल बिना परेशानी के बीत गया। फिल्म में सुकांत का नाम पूरा हो गया। फिल्म में सुकांत का काम पूरा हो गया। किसी फिल्मी हीरो को ऐसे चेहरे से नहीं सजाया जा सकता। वो आखिर कहाँ गया? अचानक एक दिन सुकांत लतिका देवी से भयानक चेहरे के साथ मिला। बोला, मुझे पैसे की ज़रूरत है, तुम्हें देना होगा। अधिक नहीं, हर 6 महीने में 300 रुपया। आपके लिए बहुत कम है। यदि नहीं तो मैं तुम्हारे पति को वह सब पत्र दिखा दूंगा जो तुमने मुझे लिखे हैं। तब से श्रीमती चौधरी हर 6 महीने में 300 रुपया का भुगतान कर रही है। 6 महीने में 300 रुपया देने में उनको कोई तकलीफ नहीं होते, लेकिन हमेशा डर रहता है कहीं पति को पता न चल जाए। कल रात वो निरुपमा होटल में भुगतान करने के लिए गई थी। रूम नंबर 2 के दरवाजे के बाहर से सुकांत सोम को पैसे देकर चले आए और कुछ नहीं मालूम। जब श्रीमती की कहानी समाप्त हो गई तो 2 श्रोता कुछ देर के लिए मौन बैठ गए। तभी ब्योमकेश ने आह भरी और उठ खड़ा हुआ। उन्होंने कहा, ठीक है, आज हम चलते हैं। आपको एक अच्छी खबर दे दूं, सुकांत सोम और राजकुमार बोस की कल रात 9:30 से 11 बजे के बीच हत्या कर दी गई। दोनों घर से बाहर आए और फुटपाथ पर खड़े हो गए। राखाल बाबू ने कहा, श्रीमती की आत्मकथा तो सुना, लेकिन हत्या का कोई सबूत नहीं मिला। ब्योमकेश ने कहा, बिल्कुल भी कुछ नहीं मिला है ऐसा नहीं कह सकते। उनके लोगों के इजहार सुनते वक्त एक ने एक छिपी हुई बात कह डाली है, लेकिन किसने बोला था वो याद नहीं कर पा रहा हो। कौन सा छिपी हुई बात? मुझे वही याद नहीं आ रहा। कोई शब्द के बीच वो शब्द दिमाग में उतर गया। राखाल बाबू ने घड़ी की ओर देखा। लगभग 3 बज रहे थे। उन्होंने कहा, मैं अब पुलिस स्टेशन लौटूंगा। और आप? नए घर का काम देखने के बाद मैं घर लौट जाऊंगा। कल सुबह फिर मिलेंगे। इस बीच यदि आपके पास कोई समाचार हो तो कृपया फ़ोन करें। 5 बजे के बाद ब्योमकेश घर लौटा। 1 कप चाय पी, फिर सिगरेट जलाई और सोफे पर पसर गया। अजीत घर पर नहीं है। वो 4:30 बजे दुकान पर गया था। ब्योमकेश आंखें बंद करके अकेला लेट गया और सिगरेट पीने लगा। 6:30 बजे वो हड़बड़ी में उठ बैठा। सत्यवती किसी काम से घर आई तो चौंक कर बोली, क्या हुआ? ब्योमकेश ने भावपूर्ण मुख से कहा, याद आया। याद आया? क्या? पास आओ, मैं तुम्हारे कान में कह रहा हूँ। सत्यवती ने ब्योमकेश की बात सुनकर मुस्कुराकर उसके बाह पर एक हल्का सा तमाचा जड़ दिया। ब्योमकेश ने खड़े होकर कहा, मुझे बाहर जाना है। फिर बाहर जाओगे? कहाँ जाओगे? कल के तू अखबार के दफ्तर में 10 साल पुरानी कागज की फाइल देखनी होगी। लौटने में निश्चित ही रात करोगे। नाश्ता करके जाओ। आवश्यक नहीं, पेट में निरुपमा होटल के गद्दे हैं। अगली सुबह ब्योमकेश ने राखाल बाबू को फोन किया। क्या कोई खबर है? राखाल बाबू ने कहा,
शोर मचाने वाला कोई खबर नहीं है। लाश की जांच से कोई अप्रत्याशित समाचार नहीं मिला। मृत्यु का समय डिनर के लगभग 1.5 घंटे बाद का था। कमरा नंबर 2 में राजकुमार और गुणाधर की उंगलियों के निशान मिल गए। मैं फिर श्यामाकांत लाहिरी के घर गया। उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा वो निरुपमा होटल नहीं गए। हालांकि जनरल रामपीड़ित ने उसकी पहचान कर ली। मैंने श्यामाकांत को गिरफ्तार तो नहीं किया, लेकिन उसके पीछे खबरी लगा दिया है। फिर जगबंधु पात्रों का असली नाम जान पाया हूँ, भगवान महांती, फेमस क्रिमिनल। मेदिनीपुर में एक महिला की हत्या के बाद वो 14 साल के लिए जेल गया, फिर जेल से भाग गया। वो कलकत्ता आया और नकली नाम से घुड़दौड़ में दलाली कर रहा था। और कुछ? लतिका देवी के पति तारा कुमार चौधरी के बारे में पूछने पर पता चला कि वो उस रात 11 बजे के बाद घर लौटे थे, लेकिन ये पता नहीं चला कि इतने समय तक वो कहाँ थे। जानने की ज़रूरत नहीं है। होटल की खबर क्या है? जानने की ज़रूरत नहीं है। होटल की खबर क्या है? होटल के मेहमान बहुत बेचैन हो गए हैं। मुझे लगता है कि मैं उन्हें आज दोपहर छोड़ दूंगा। क्या आपको कुछ मिला? मिला है। मैं अभी निरुपमा होटल में जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। राखाल बाबू और ब्योमकेश ने कमरा नंबर 1 के बंद दरवाजे के सामने खड़े होकर एक दूसरे पर नजर डाली। राखाल बाबू ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुल गया। श्रीमती शोभना रॉय राखाल बाबू को देखकर जल उठी। यहाँ? ये रहा। तुम मुझे कब तक रोकोगे? क्या आप जानते हैं कि मेरे जैसे डॉक्टर को हिरासत में लेना कानून के खिलाफ है? राखाल बाबू ने कहा, अगर आपको मेरे खिलाफ शिकायत है तो अदालत है। फिलहाल हम आपसे बात करना चाहते हैं। दोनों कमरे में दाखिल हुए। ब्योमकेश कुर्सी पर बैठे और बोले, मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ मिसेस रॉय। मिसेस रॉय फिर भड़क गई और कठोरता से बोली, आप कौन हैं? मजाक कर रहे हैं क्या? राखाल बाबू ने कहा, ये ब्योमकेश बख्शी है, आप इनके नाम सुने होंगे। ब्योमकेश ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, अब बैठ जाइए। ब्योमकेश का नाम सुनते ही मिसेस रॉय डर गई और बिस्तर के किनारे बैठ गई। ब्योमकेश आवाज यथासंभव नरम होकर बोली, बताओ क्या कहना चाहते हो? लेकिन मैं आज बहरामपुर वापस जाऊंगा। ब्योमकेश ने कहा, यह भविष्य की बात है। मैंने अखबार में ये कहानी पढ़ी, संक्षेप में सुना रहा हूँ। सुकांत सोम एक सिनेमा आर्टिस्ट थे। मिसेस रॉय का शरीर अकड़ गया। वो एक बार भी बिना पलके झपके ब्योमकेश को घूर कर देखा। ब्योमकेश ने शुष्क स्वर में कहा, ओह, आप पहचानते हैं? पहचानना ही चाहिए, वो आपका दामाद था। सुकांत सोम ने फिल्मों में अपना नाम बनाया। आप उस वक्त बर्धमान में प्रैक्टिस करते थे। एक विधवा व्यक्ति, परिवार में केवल एक बेटी। सुकांत बर्धमान आता था। वो एक दिन तुम्हारी लड़की को बुलाकर इलॉप किया। सुकांत ने आपकी बेटी को फिल्म की हीरोइन बनाने का लालच दिया। आपको सुकांत पसंद नहीं था, इसीलिए इलॉपमेंट। कुछ दिन साथ रहने के बाद दोनों को असली चरित्र सामने आ गया। और दोनों का फौजी मिजाज सामने भी आ गया। झगड़ा शुरू हो गया। मुख्य कारण ये था कि सुकांत आपकी बेटी को हीरोइन नहीं बना सका। एक दिन झगड़ा चरम पर पहुंच गया। आपकी बेटी ने चाकू से सुकांत का चेहरा काट दिया और चीर फाड़ कर रख दिया।
सुकांत ने अपनी जान बचाने के लिए आपकी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या का आरोपी सुकांत 3 महीने से पुलिस के हॉस्पिटल में था। वहां से उन्हें जब अदालत में ले गया तब उनका चेहरा देखकर जज साहब भी चौंक गए। जेल के अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी की सुविधा नहीं है। सुकांत का घाव सूख गया था, लेकिन कुछ फिल्मों में नायक की भूमिका निभाने के लिए अब उनके पास चेहरा नहीं है। न्याय हुआ। आप सुकांत के विरोध में प्रूफ थे मिसेस रॉय, लेकिन श्रीमती रॉय उसे फांसी नहीं दे सकी। उसके साथ में हथियार नहीं था, आपके बेटी के साथ में हथियार था। आत्मरक्षा के बहाने सुकांत को रिहा कर दिया। श्रीमती शोभना रॉय ने आज्ञा नेत्री से कहा, उसने झूठ बोला और पहले मेरे बेटी का गला घोटना था, फिर चाकू से अपना चेहरा काट लिया था। ब्योमकेश ने सिर हिलाकर कहा कि ये विश्वसनीय नहीं है। फिल्म कलाकार सुकांत, उन्होंने कभी भी अपने चेहरे पर छुरा घोंपकर अपना पर्सनालिटी बर्बाद नहीं करता, खुद को चाकू मार लेता। हालांकि सुकांत की हत्या के आरोप से रिहा कर दिया गया, लेकिन उनका फिल्मी करियर खत्म हो गया। वो नेक कमाई के अलावा जीविकापार्जन का कोई दूसरा रास्ता नहीं जानता था, इसलिए वो कोलकाता से भाग गया, पटना में बस गया और ब्लैकमेल का धंधा शुरू कर दिया। पिछले 10 वर्षों में उन्होंने कलकत्ता, काशी, दिल्ली में कई ग्राहक बनाए थे। वो किसी पर अनुचित अत्याचार नहीं करता। 6 महीने में आकर निश्चित अमाउंट की वसूली कर लेता था। यही उनकी जीविका था। जब सुकांत कलेक्शन के लिए कलकत्ता आता था तो निरुपमा इसी होटल में रुकता था। अब तब तक बर्धमान का निवास छोड़ बहरामपुर में अभ्यास भी शुरू कर चुके थे। आप भी कभी कभी उस होटल में आकर ठहरते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि दोनों एक ही समय पर आए। अपने सुकांत को यहाँ नहीं देखा। संयोग हो अपने इस बार उसे देखा। वो आपके बगल वाले कमरे में था। उसने शायद आपको नहीं देखा, फिर सावधान हो जाता। आपकी ऐसी इच्छा भी थी कि अगर आप उसे पा ले तो उसे मार डाले, लेकिन 10 साल तक वो आग राख में बदल गई। अब सुकांत को हाथ में पाकर राख में दबी हुई आग जल उठी। आप उस आदमी को जीवित नहीं छोड़ते जिसने आपकी बेटी को मार डाला। आपकी बेटी को शायद अपना क्रूर स्वभाव आपसे ही मिला है। उस रात खाना खाने के बाद आप अपने कमरे में इंतजार कर रहे थे। योजना बनाई कि उसे कैसे मारा जाए। अब बस सही समय का इंतजार कर रहे थे। 9 बजे से ही सुकांत के घर पर लोगों का आना शुरू हो गया। आप अपने ही घर में थे। 10 बजे लोगों का आना बंद हो गया। अब हथियार बंद होकर निकले। दूसरी मंजिल पर बाकी मेहमान दरवाजा बंद करके सो रहे थे। सीढ़ियों के सामने सोने वाला नौकर अभी तक नहीं आया है। यही अवसर है। आपने दरवाजा नंबर 2 पर दस्तक दी। तब सुकांत लेटा हुआ था। उसने उठकर दरवाजा खोला। अपने तुरंत हथियार उसकी छाती में घोंप दिया। फिर उसने दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में लौट गया। राजकुमार बोस का आपके साथ क्या संबंध है, ये कोई नहीं जानता जो आप पर संदेह कर सके, बल्कि रात को राजकुमार से मिलने आए लोगों पर संदेह की किरणें पड़ेंगी। आपसे एक छोटी सी गलती हो गई। जब इंस्पेक्टर ने आपसे पूछताछ की तो आपने कहा कि आपने राजकुमार को पहले कभी नहीं देखा था,
उसके बाद उन्होंने कहा अगर वो अपना चेहरा देखेंगे तो उन्हें याद होगा। आपको कैसे पता चला कि राजकुमार का चेहरा याद रखने लायक है? एक नज़र घर पर डाली थी आप, लेकिन तब हम तीनों दरवाजे के सामने खड़े थे तो राजकुमार का चेहरा नज़र नहीं आया। अगर आपने वो बकवास ना कही होती तो मैं 10 साल पुरानी अखबार की फाइल पढ़ने के बारे में नहीं सोचता। इतना तक कहकर ब्योमकेश चुप हो गए। लोहार को गरम करने वाली आग के जैसा मिसेस रॉय चलने लगी। फिर उसने दांत पीसकर कहा, सब गलत कहते हैं। सुकांत मेरी बेटी को खून किया था, लेकिन मैंने उसको खून नहीं किया था। किसी से खून करूंगी? मेरे पास क्या कोई चाकू वगैरह है? ब्योमकेश उसकी डॉक्टरी बैग की तरफ उंगली दिखाकर बोले, है उस बैग के अंदर है। मिसेस रॉय का आंखें धुंधला पड़ गया। नहीं है, ये देखिए। बैग खोलकर गुस्से में एक कैंची निकाली, लंबा शार्प एक सर्जिकल कैंची। लेकिन राखाल बाबू तैयार थे। उन्होंने विद्युत की गति से मिसेस रॉय की कलाई दबोची ली। श्रीमती रॉय उन्मत्त स्वर में चिल्लाई, छोड़ो, जाने दो। ब्योमकेश ने राहत की सांस लेकर कहा, चलो हथियार भी मिल गया है, वो नहीं मिलता तो मुश्किल होता। धन्यवाद दोस्तों, हमारी आज की कहानी सुनने के लिए। कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा आपको हमारी कहानी कैसी लगी और आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना ज़्यादा पसंद है। हम लौटेंगे हमारी दूसरे किसी कहानियों के साथ। तब तक के लिए स्वीट ड्रीम्स।